नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक श्रृंखला जो मैंने आपसे कहा था कि मैं शुरू करूंगा और आप लोगों ने भी लगातार कहा कि सर करा दीजिए। आरओ एआरओ में जितने भी जीएस के टॉपिक्स हैं उनके जो भी पीवाईक्यू हैं, है ना, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आज हम करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग 125 सवाल हैं, तो आपको मोटा मोटा एक तो आइडिया लग जाएगा कि सवालों का सिस्टम क्या है। दूसरा, पीवाईक्यू अगर रिपीट होता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरी इस कक्षा के बाद अब इसको आराम से करिए और इन मेरी क्लासों को तब करने आया करिए जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, पढ़ने का मन ना कर रहा हो, है ना, या आपका जो बिजी टाइम है ना, जो कुछ देवी माताएं मैसेज करती हैं कि सर मैं तो खाना बनाते बनाते आपकी वीडियो देखती हूं, तो मतलब अच्छा है कि आपके ऐसे समय का यूटिलाइजेशन हो रहा है और मैं ये करने में सक्षम हूं, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास की। इस सीरीज में ऐसे ही हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स की सीरीज लाते रहेंगे। 1.5-2 घंटे की वीडियो हुआ करेगी जिसमें हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा, आप लोग बार बार कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स करा दीजिए, करंट अफेयर्स करा दीजिए, तो iDusty मार्केट में आज आई है ना। मार्केट में आने के बाद उसको टाइप फॉर्मेट करवाने में और उस पर कुछ क्वेश्चंस बनवाने में 1-2 दिन का समय लगेगा। संभवतः 5 तारीख से मैं सोच रहा हूं आपकी iDusty की एक क्लास शुरू कर देते हैं विद क्वेश्चन, जैसे हमने पिछली बार की थी। तो उससे क्या होगा, 20 तारीख के आसपास तक मैं टारगेट रखूंगा कि उसको खत्म कर लूं, ताकि जिनको रिवाइज करना है वो रिवाइज भी कर लें और क्वेश्चंस आपके बेहतरीन फॉर्मेट में उनके होते चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आरओ की जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं, 8-10 परीक्षाएं, उनमें जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के सवाल पूछे हैं सबका संकलन में है और चैप्टर वाइज है ना। उसको संकलित करने का प्रयास इस पुस्तक ने किया है, हम आपको इसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे पहले हम पाषाण काल वगैरह पे चलेंगे, फिर उसी क्रोनोलॉजी में जो एंशिएंट हिस्ट्री क्रोनोलॉजी, उसी क्रोनोलॉजी में आपको सवाल मिलेंगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल को हम 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं, आपको पता है ना। तो उनमें मध्य पाषाण काल में हमें हड्डी से निर्मित आभूषण मिलते हैं और ये मिलते हैं कहां से, ये इन दोनों स्थलों से मिलते हैं, सराय नाहर राय और मदहदा से। दूसरी बात, यूपी स्पेशल का सवाल बना के पूछेगा तो कैसे पूछेगा, इनका जिला पूछ लेगा, तो इनका जिला याद रखना प्रतापगढ़ है भाई, इनमें प्रताप है, इसलिए तो ये अभी तक भारतीय संस्कृति की सनातनता को परिलक्षित कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, प्रताप है। तो ये दोनों स्थल सराय नाहर राय और प्रतापगढ़, मदहदा प्रतापगढ़ में ही है। फिर भी अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाओगे मदहदा से। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, सराय नाहर राय भी लगा सकते हो, दोनों स्थल प्रतापगढ़ के हैं। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा बी। स्थल जरूर याद रखना, यूपी स्पेशल का बेहतरीन शानदार सवाल बनेगा इससे बनाना चाहेगा तो, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए कथन और अभिकथन आर कहा गया है। विंध्य क्षेत्र आपको पता है, ये है अपना प्यारा भारत, ये यहां मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र पड़ता है। तो ये कॉमन सी बात, देखो सबसे सरल सवाल ये होते हैं, सबसे इजी सवाल होते हैं। मैं आपको इस कक्षा के दौरान ये भी बताऊंगा कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है। शांति से बैठ के पढ़ो, तुम्हें नहीं पता, मैं कह रहा हूं तुमको ये सवाल नहीं पता, लेकिन विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में, मतलब जब कोई काल लास्ट हो रहा होगा तो उसके लास्ट में गंगा घाटी की ओर प्रवचन किया, मतलब ऊपर की ओर प्रवचन किया, कोई बात नहीं है, मैं भी किया हूं। कारण क्या कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब अगर यहां शुष्कता होगी, ऑब्वियस है, अगर शुष्कता होगी तो आदमी गंगा मतलब नदी घाटी की तरफ ही प्रवचन करेगा, बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए कथन में सही उत्तर, तो इसका कारण ये सही है। क्यों प्रवचन किया, क्योंकि वहां शुष्कता बढ़ गई, तो लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां पानी हो। तो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आपको लग रहा है कि हां ऐसा इसलिए ही हुआ होगा, तो इसका एक ही आंसर सही हो सकता है कि एक और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टोटल 125 प्रश्न हैं, उनको हम करते हैं, आसानी से कर लेंगे, 1.5 घंटा लगभग लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। न जाने भीमबेटका से कितनी बार सवाल पूछे गए हैं। भीमबेटका गुफाएं एमपी के रायसेन जिले में पड़ती हैं। अब्दुल्ला सेन रायसेन जिला पड़ता है बेसिकली, तो इसका वो याद रखोगे कहां। और ये शैल चित्रों के लिए फेमस है, मतलब दीवानों पे इनकी शैल चित्र बनाए हुए हैं। तो एमपी, भीमबेटका, शैल चित्र, प्रागैतिहासिक काल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
तीन कालों में इतिहास को बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, आध्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब सबसे पुराना वाला, जिसके विषय में कुछ नहीं प्राप्त है, केवल यही ऐसे कुछ मिल गया, कुछ शैलचित्र मिल गए। आध्यैतिहासिक जिसके विषय में चीजें प्राप्त हैं परंतु जिसकी लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता आध्यैतिहासिक सभ्यता है, और ऐतिहासिक जिसका सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ पढ़ा जा सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पाषाणिक स्थलों को, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व लगाइए। जैसे ही उसने कहा पश्चिम से पूर्व, आपने ऐसे एरो बना लिया, गड़बड़ नहीं होगा सवाल। अब देखो, पेंसरा जो पड़ता है वो आपका पड़ता है बिहार में, ठीक। बीरभानपुर आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यह आपको पता होना चाहिए। मदहदा भी है सर, आपने बताया कहां पड़ता है, मदहदा पड़ता है सर प्रतापगढ़ में, मदहदा पड़ता है प्रतापगढ़ में। अब देखो, बीरभानपुर इनमें से, पेंसरा बिहार में, बीरभानपुर इसमें से सबसे लास्ट में होगा, मतलब ये दो तो नहीं होंगे क्योंकि ये वेस्ट बंगाल वाला है, तो ये दो तो नहीं होंगे, मतलब ये दो नहीं होंगे, तीन सबसे लास्ट में होना चाहिए। अच्छा, एक प्रतापगढ़ है और एक लेखैया है, ये पड़ेगा आपका पेंसरा पड़ेगा बिहार में। इस सवाल को ध्यान रखना, दोबारा पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। या इनके स्थल पूछ सकता है, कहां कैसे। लेखैया जो आपका पड़ता है यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है, यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है। अब अगर आपको यूपी के मैप की थोड़ी भी जानकारी होगी तो आपको पता होगा प्रतापगढ़ पहले है, देन मिर्जापुर है। मिर्जापुर तो सोनभद्र से चिपका हुआ है, तो मिर्जापुर सबसे कह सकते हो पूरब की तरफ है, तो मतलब पहले प्रतापगढ़ वाला आएगा, यूपी मतलब 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब बिहार आएगा पूरब की तरफ, फिर 3 आएगा। तो 4 2 1 3 इसका आंसर होना चाहिए। 2 मैंने वैसे ही हटा दिए थे, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, ध्यान रख लेना, याद कर लेना। मदहदा, सराय, नाहर राय मैंने आपको बताई दी है, यूपी स्पेशल का भी सवाल बन सकता है, बेहतरीन, दोनों प्रतापगढ़ में है। लेखैया याद रखोगे कहां है, लेखैया मिर्जापुर में है, ठीक है। लेखैया कहां है, मिर्जापुर में है। पेंसरा आपके बिहार में पड़ता है और बीरभानपुर आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उस आधार पर हमने इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए, और अगर देखो कम जानकारी है तो कैसे सॉल्व करोगे। मान लो तुम्हें ये तो पता ही है, मदहदा तो पता ही होता है कि प्रतापगढ़ में है, बीरभानपुर भी आप लगा लोगे आइडिया वेस्ट बंगाल में, तो आप ये देखोगे 3 लास्ट में है, 3 लास्ट में, तो हमने यहां पे गए, फिर हम इन दोनों में से कोई एक पे चले जाएंगे। जहां 50-50 हो वहां ऑप्शन पे जाना चाहिए, वहां उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, सही होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थान पड़ता है लहुरा देव। अब ये प्रूव हो चुका है कि सर्वाधिक प्राचीन लगभग 10,000 वर्ष पुराने धान के उदाहरण यहां मिलते हैं, धान की भूसी मिलती है, तो लहुरा देव में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य मिलता है, ये प्रूवन है ना। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ आपको कहीं नहीं मिलेगा, धान के तो साक्ष्य मिलते हैं, जौ हालांकि बाद में आके था, लेकिन जौ के साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक प्रॉपर, तो धान को ही हम मानेंगे, तो जो हटाएंगे तो दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा कथन सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, तो सिंधु सभ्यता के स्थल खूब आते हैं नदियों के किनारे मिलाने को, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे 3 बड़े स्थल हैं, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, कोटदीजी, ये तीनों सिंधु नदी के किनारे, इनको याद रखोगे। हरप्पा, रप्पा, इसको याद रखो, रप्पा, रब्बा, ठीक है। रप्पा मतलब रावी नदी, तो हरप्पा किस किनारे के है, रावी, और रा में आगे है वा, तो मतलब बाईं तट पे है, और जब ये बाएं तट पे है तो इसका दूसरा भैया हरप्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो पड़ेगा आपका सिंधु नदी के, जब ये बायां तो ये दायां, सिंधु नदी के दाएं तट पर, ये भी फैक्ट याद रखोगे, ठीक। देखो ए का तीसरा देखो किसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। मैचिंग स्टेटमेंट, ये दोनों बहुत इजी सवाल है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए।
कालीबंगा, तो कोई चीज काली कब पड़ी, बोले घग्गर, मतलब घिस घिस कर तन्ने काली कर दी भाई, इतना घिसा काला हो गया, तो बी का दूसरा। लो थाल, थाली लो और भोग लगा के आओ, भगवान जी को जब आप भोग लगाने जाओगे तो थाली लेके जाओगे, उसी में तो भोग सामग्री इत्यादि रख के ले जाओगे, तो थाल लेके भोग, मतलब लोथल और भोगवा, सी का हो जाएगा पहला, और रोपड़ मतलब सतलज, डी का हो जाएगा 4। बेहतरीन तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्थल आपको पता होने चाहिए, इनमें जो भी और स्थल हैं वो सब नदियां आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी से मैं आपको बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 बड़े स्थल जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में वो कौन कौन से हैं, ऊपर है मांडा जम्मू कश्मीर, जो आपका चिनाब नदी के तट पर पड़ता है ना। इधर है आलमगीरपुर जो आपका यूपी में पड़ता है और हिंडन नदी के तट पे पड़ता है। इधर है सुतकांगेडोर जो आपका पाकिस्तान में है और दाश्क नदी के तट पे है, और नीचे है आपका दायमाबाद जो कि आपकी गोदावरी या गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, उसके तट पे है। तो ये चारों स्थल भी आपको याद होने चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाए गए हैं, तो विशाल स्नानागार आपको मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलते हैं, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे याद रख लेना, मोहन है, बड़े से ट्यूबवेल में नहा रहा है तो बड़े स्नानागार मिल गया। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, अच्छा सवाल है, अपने नगर नियोजन के लिए, बेहतरीन, आप पढ़ते ही नगर नियोजन के लिए हो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा 2 बड़े नगर थे और इनको स्टुअर्ट पिगट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, यह सवाल भी पूछा गया है, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने इसको सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, यह सवाल भी पूछा गया। स्टुअर्ट पिगट याद रखना, जैसे इसमें 2 गांव है ना, तो इसीलिए इन्होंने जुड़वा राजधानी कहा। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए बिल्कुल नील वगैरह की खेती होती थी, उद्योग धंधे बेहतरीन थे, तो चारों के लिए, सभी के लिए फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है ना, तो इसको ध्यान रखना। धौलावीरा जो है, क्योंकि अभी काफी चर्चा में था, यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल किया था, तो धौलावीरा मैंने कैसे याद रखा है, धौलावीरा कट गया खीरा कितने पार्ट में काटा सर, 3 भाग में काटा। एक बार ऊपर से काट के आपने उसका जहर निकाल दिया खीरे का, फिर दूसरी बार में आपने उसके 2 पीस कर लिए, तो धौलावीरा कट गया खीरा कितना, 3 पार्ट्स में। सामान्यतः सिंधु घाटी के नगर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिनमें एक दुर्ग है और एक जन सामान्य के रहने की स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रखोगे, इसमें से 3 भागों में कौन सा है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। लोथल से क्या मिला है, सवाल पूछा गया है, हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना जो मिला है वो लोथल से मिला है ना, लोथल से मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये कालीबंगा से मिले हैं, है ना। तो ये याद रखना, हाथी दांत का पैमाना, तो हाथी दांत का पैमाना होगा भाई लोथड़ा होगा, जैसे बड़ा सा कोई आइटम है उसको लोथड़ा बोलते हैं ना, तो ऐसा ही लोथल से क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। कालीबंगा काला हो गया भाई, जुता हुआ खेत के साक्ष्य जो है, यज्ञ वेदिकाएं मिली है, जुते खेत के साक्ष्य और यज्ञ वेदिका। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ना इसका, हाँ 1 मिनट, हाँ धौलावीरा। ठीक है, चलिए हाथी दांत का पैमाना, लो अगला ही सवाल आ गया, कहां से मिला है, लोथल से। लोथड़ा सा बड़ा सा है एकदम, हाथी दांत का पैमाना है बड़ा सा है, तो लोथल से मिला है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। देखो हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, राक्षशिला नहीं तक्षशिला, तक्षशिला, कौसांबी। अब देखो इनकी खोज किस किसने की, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे हड़प्पा का तो हमें सबको पता है, दयाराम साहनी। देखें क्या ए से आंसर मिल रहा है, कि देखो कठिन सवाल है, ऑप्शन इजी होंगे, हमेशा कहता हूं सवाल कठिन होगा ऑप्शन इजी होगा। भाई दयाराम साहनी और जो इनके साथी थे उनका नाम तो पढ़ते ही हैं हम, खोज के साथ 1921-22 में, तो हड़प्पा जैसी हमने लगाया, दयाराम साहनी हमें मिल गए। अब बी, हस्तिनापुर, भाई साहब ज्यादा हंसता था, हर बात पे हंसता रहता था, हस्तिनापुर हर बात पे हंसता रहता था, बीवी ने कूट कूट के कर दिया लाल, तो बीबी लाल को याद रखोगे, 1950-52। हंसेगा बात पे हंसेगा तो बीवी तो कूटेगी, बीवी ने कूट के कर दिया लाल। तक्षशिला, तो शिला से याद रखोगे, शिला से सर, मार्शल, जॉन मार्शल, तक्षशिला
मार्शल, तो सी का क्या हो जाएगा दूसरा। देखो क्या सी का दूसरा ही है, डी का 4 ही है, बचे कौशाम्बी। तो अंबे मां जो है कौशाम्बी से याद रखो, मैं हमेशा भी आगे राजधानियां भी आपको याद कराऊंगा जो महाजनपद हैं उनकी। तो कौशाम्बी मतलब अंबी, और अंबे मां कैसी हैं, मजबूत हैं। भाई अंबे मां को थोड़ी कोई छेड़ सकता, अंबे मां से कोई टक्कर ले सकता है, नहीं सर, अंबे मां मजबूत है। मजूमदार, एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की। तो इस तरीके से ये सारे स्थल हमें याद है। मैचिंग आएगी, इनमें से कोई एक जरूर घुसा हुआ होगा और आपका आंसर मिल जाएगा, घबराना नहीं है। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाइए। यह सवाल आपको याद कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। सबसे ऊपर की तरफ जो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो एजिटेक सभ्यता है वो यहां मैक्सिको के आसपास मिलती है। एजिटेक कैसे याद कर लोगे, एजिटेक को याद रखो एडिटेक से, और एडिटेक कंपनियां क्या हैं, चंद सिक्कों में बिक जाती हैं। एडिटेक कंपनियां क्या हैं, चंद सिक्कों में बिक जाती हैं, है ना। तो एडिटेक मतलब मैक्सिको, सिक्कों में, तो एजिटेक सभ्यता याद रहेगी मैक्सिको में है। फिर यहां माया जो सभ्यता है वो मैक्सिको के दक्षिणी भाग में पड़ती है। यहां माया सभ्यता, एजिटेक, माया, मुइस्का इंका यहां पड़ती हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो मुइस्का और इंका जो है दक्षिण अफ्रीका की हैं, दक्षिण अफ्रीका कह रहा हूं, दक्षिणी अमेरिका की हैं, और एजिटेक और माया सभ्यता मैक्सिको की हैं। एजिटेक ऊपर, माया और नीचे। इनको याद रखोगे, कैसे भी याद रख सकते हो, EMME ऐसे याद रख लो, एजिटेक, माया, मुइस्का, इंका। बढ़िया सवाल है, दोबारा आएगा कभी ना कभी, एज इट इज जरूर आएगा। जिनको PYQ याद होंगे, जिन्होंने PYQ ढंग से कर रखे होंगे, उनका सही होगा, बाकी की हिम्मत नहीं है, सही कर ले, है ना। चलो आगे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, पूछना ही नहीं है, ऋग्वेद। तृतीय मंडल किसको समर्पित, गायत्री मंत्र का जो है तृतीय मंडल में मिलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये भी इसके विषय में याद रखो। दसम मंडल में वो दी हुई है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। चलो सूची 1 सूची 2 से मिलाओ, इनमें क्या क्या है। तो देखो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद बेसिकली स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, A का 4। सामवेद क्या है, सामवेद गाने जैसा है, तो संगीतमय स्रोत हैं। सी का क्या हो जाएगा पहला, सी का पहला, सामवेद संगीतमय स्रोत है, सी का पहला, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बी यजुर्वेद क्या है, स्रोत और कर्मकांड है। अथर्ववेद क्या है, तंत्र मंत्र और वशीकरण है। तो डी का तीसरा, बी का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसी प्रकार ऋग्वेद का जो उच्चारण करते थे वो होता था होत्र या होता, होत्र या होता। यजुर्वेद का जो करते थे वो कहलाते थे अध्वर्यु, अध्वर्यु, अध्वर्यु। सामवेद का जो करते थे वो कहलाते थे उद्गाता, उद्गाता। और अथर्ववेद का जो करते थे वो कहलाते थे ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो याद कैसे रखोगे, जैसे ऋग्वेद में नीचे री निकली हुई है, ऐसे ही होता या होत्र में नीचे री निकली हुई है। इसमें जैसे ऊपर रहा है यजुर्वेद, वैसे इसमें अध्वर्यु में ऊपर रहा है। सामवेद में तो है ही गाने वाला सिस्टम, तो इसको कोई गाएगा ही, उद्गाता। और लास्ट वाला जो वेद है उसका तो ब्रह्मा जी ही मालिक हैं, तो अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, इसलिए आपका गलत ना हो, कंफ्यूज ना हो। मेरे पास जितनी भी एडिशनल जानकारी है वो मैं आपको सब देता चल रहा हूं। आगे चलते हैं। ऋग्वेद है, अब क्या है ऋग्वेद, क्या युद्ध का ग्रंथ है, क्या शब्दों का संकलन है, क्या कथाएं हैं, क्या स्तोत्रों का संकलन है ना, स्तोत्रों का संकलन है, ठीक है। अब याद रखना, बर्तनी शुद्धि, स्तोत्र सही शब्द होता है, याद रखना, स्त्रोत नहीं होता है, कुछ भी स्त्रोत नहीं होता है, स्तोत्र सही शब्द होता है, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। तो नचिकेता और यम का संवाद कैसा है, बड़ा कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आता। नचिकेता ने बड़े टॉप टॉप के प्रश्न पूछे यम से, बोले मृत्यु क्या है बताओ, बोले मैं नहीं बता सकता, तो बोले मैं तुम्हारे संग नहीं जा सकता। बड़े बेहतरीन बेहतरीन सवाल, तो लेकिन कैसे हैं वो सवाल, कठिन है। यम और नचिकेता का संवाद कठिन है, मतलब कठोपनिषद में है, कठिन है मतलब कठोपनिषद में है, ठीक है। चलो ऐसे ध्यान रख लेना।
श्रीमद् भगवद गीता का मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू कह रहा हूं, संस्कृत में लिखी गई है। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, इजी सवाल है। ठीक, चलिए आया भी पुराना होगा, 2007 का सवाल है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो यदि जिन्होंने बचपन में पौराणिक नाटक देखे हैं घर में, या आप लोग थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं इन पौराणिक कथाओं को सुनने में, तो आपको पता होगा बासुकी जो थे उन्होंने रस्सी बनाई थी। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाकर शेषनाग लगा देंगे। शेषनाग नहीं था, शेषनाग तो भगवान विष्णु की सैया है। ठीक है, और कालिया नाग वो था जिसे श्री कृष्ण ने निपटाया था। पुष्कर माने तालाब होता है। ठीक है, तो याद रखना दोनों बात। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बासुकी याद रखना। बहुत सारे लोग शेषनाग लगा देंगे, बासुकी। ठीक है, चलो। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे? अभी मैंने बताया, ऋग्वेद होता या होत्र, यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। ठीक, चलो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है? घन्य माने बोलते हैं मारना, घन्य माने मारने की इच्छा, मारना, घन्या। तो घन्य अघन्या मतलब जिसका वध ना किया जा सके, जिसका वध ना किया जा सके ऐसी चीज। तो वो क्या थी? ऋग्वेद में गाय थी। गाय के लिए अघन्य शब्द का यूज हुआ है। गाय के लिए अघन्य शब्द का यूज हुआ है। गाय विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम थी। गाय संपत्ति का महत्वपूर्ण माध्यम थी। गायों के लिए युद्ध होते हैं। जैसे गायों से ही एक बड़ा सुंदर शब्द बना हुआ है गवेषणा, मतलब किसी को खोजना। तो गायों की खोज के लिए जब जो जाते थे उसको गवेषणा कहा जाता था। गौधन एषणा, गौ की खोज करना, गवेषणा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को, मतलब जो अध्यापक वेद वेदांग पढ़ा के जीविकोपार्जन हेतु धन लिया करते थे या कोई चीज लिया करते थे, उनको उपाध्याय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उपाध्याय। ठीक है, अध्वर्यु आपको पता है यजुर्वेद का वो है पुरोहित जो पूजा करते थे, वो आचार्य जो पढ़ाएं वो। ठीक है, चलिए। आचार्य मतलब जिनके आचरण में चीज हो। जैसे भारत में 4 प्रकार के ऋषि हैं या 4 प्रकार के आचार्य हैं। एक ऋषि, एक स्रोत ऋषि है ना, एक आचार्य जिसने आचरण में उतारा हो, और एक और। 4 प्रकार की भारत में ऋषि परंपराएं हैं। खैर आगे चलते हैं। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो सबके ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? 1। याद रखोगे ऋग्वेद का नंबर कितना है? 1। बहुत कंफ्यूज होते हो, अभी सब खत्म कर देता हूं। चारों ब्राह्मण ग्रंथ याद करा देता हूं, पेपर में एक सवाल हो सकता है टपकी जाए। ऋग्वेद क्या है? पहले नंबर का है, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी 1 है। ऐतरेय कौशितकीय। दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद का है। ठीक, फिर सामवेद का है कौशितकीय। ऐतरेय और कौशितकीय इसका, तैत्तरीय इसका। सामवेद का है पंचविश और षोडश। पंचविश या पंचोशस है और षोडश है। ये दोनों किसके हैं? ये दोनों सामवेद के हैं। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। लास्ट में गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो सबके याद हो गए। एक ऐतरेय कौशितकीय है, तैत्तरेय, और फिर आ जाएगा पंचविश, षोडश, और ये गोपथ। तो ऐसे याद रख लेना। मैंने आपको बता दिया। ऋग्वेद का भी अगर ध्यान रखोगे ऑप्शन आ जाएगा तो एलिमिनेट कर ले जाओगे। आगे चलते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता के रूप में महाभारत को मूलतः जाना जाता था, जो उसका प्राचीन नाम था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख इस परंपरा का समर्थन करते हैं कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो अशोक का रुम्मनदेयी अभिलेख है। कौन सा? अशोक का अभिलेख है रुम्मनदेयी अभिलेख। इसमें अशोक ने, इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी, और इसी वजह से कि बुद्ध का जन्म स्थान है वहां 1/6 से हटाकर 1/8 जो है ऋण कर, मतलब जो वो टैक्स है वो कर दिया था, टैक्सेशन कम किया था। अब अशोक किस वंश का? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी बताया था आपको, रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही स्तंभलेख, ठीक है। तो रुम्मनदेही स्तंभलेख है जो इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म जो है वहां हुआ था। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी बौद्ध संगति भी आगे आएंगी, बता दूंगा चारों कहां कहां हुई। बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए? तो बुद्ध कौशाम्बी आए उदयन के काल में, उदयन के काल में। और उदयन ने घोषिताराम विहार, घोषिताराम विहार पूछा जाता है, घोषिताराम विहार जो है बुद्धों को दिया। दो प्रकार की संरचनाएं हमें मिलती हैं, एक है चैत्य और दूसरे हैं विहार। तो याद रखो, विहार माने घूमना फिरना, तो विहार किसके लिए था? विहार था विश्राम स्थल। बासे विहार, बासे विश्राम स्थल, और चैत्य क्या थे? चैत्य थे पूजा ग्रह। पहले ये अलग अलग बनते थे, लेकिन बाद में चैत्य और विहार एक साथ बनने लग गए। तो चैत्य और विहार के विषय में बहुत चीज पूछी जाती है। एक एंशिएंट टाइम में हमें रित और धर्म की संकल्पना मिलती है, यह भी सवाल पूछा गया है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार भी दोबारा टपक सकता है ये सवाल, ठीक है। रित क्या है? रित है प्रकृति सम्मत नियम। सूरज उगेगा, रित है। पानी बहेगा, रित है ना। रित मतलब जो प्रकृति सम्मत नियम है, हवा चलेगी, रित है। धर्म क्या है? कोडिफिकेशन ऑफ नेचुरल लॉज, नेचुरल लॉ का जो हमने कोडिफिकेशन कर दिया वो धर्म है। भारतीय संकल्पना में धर्म ये नहीं है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म है ही नहीं, ये पंथ है। भारतीय संकल्पना में धर्म का मतलब है धार्यति इति धर्मः, मतलब जो धारण करने योग्य है। और धर्म के 10 लक्षण मानव शास्त्रियों ने बताए हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम इत्यादि करके 10 लक्षण हैं। तो इसको भी याद रखोगे। रित क्या है? प्रकृति सम्मत नियम है। धर्म क्या है? नियमों का कोडिफिकेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? 4 बौद्ध परिषद हुई हैं। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में या पटना में, पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल ग्राम या कुंडल वन में। किस किसने की है? ये हुई है महाकश्यप, ये हुई है सावाकामी, ये हुई है मोगलीपुत्र तिस्स, और चौथी में 2 थे, वसुमित्र और एक और, ठीक है। किस किस के काल में हुई है? पहला अजातशत्रु, ठीक, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ये 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। इनके शासक किसने अध्यक्षता की, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद कैसे रखते हैं इनको? जगह का नाम याद रख लो, राबे पाकू, राबे पाकू, 4 बार बोलो, राबे पाकू। राजगृह, वैशाली, पाकू मतलब पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम या कुंडलवन, ठीक है। तो याद रखोगे राबे पाकू। और ये कैसे? आज काला शोक अशोक, कैसे? आज से अजातशत्रु, काला शोक से काला शोक, अशोक से अशोक और लास्ट के का से कनिष्क। तो आज काला शोक अशोक, ठीक है। राबे पाकू, ये याद रखोगे। आगे चलते हैं। तो किसकी अध्यक्षता में संचालन हुआ प्रथम बौद्ध परिषद का? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन हुआ महाकश्यप की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरे का मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद कहां हुई? तो राबे पाकू। किसके काल में हुई थी? कनिष्क, आज काला शोक अशोक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 29 में का ए। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ? राबे मतलब वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार वो टेबल याद कर लोगे, राबे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और आज काला शोक अशोक। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रावली वाली बुद्ध प्रतिमा किसके काल की है? कालांकित करती है किसके काल को? देखो, बनिया आदमी जो होता है ना, बनिया आदमी जो होता है बहुत भूमि से जुड़ा हुआ आदमी होता है। उन्होंने किसी को मान लो पैसे उधार दिए और वो पैसे ना दे रहा, तो बनिया उससे लड़ता नहीं है, क्योंकि बनिया को पता है कि लड़ लूंगा तो पैसा और नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रेम से ही कहता है ठीक है भैया, ना है तो फिर दे दियो, बाद में दे दियो, मतलब पैसे बाद में वो ले लेगा, पैसे नहीं छोड़ेगा अपने, लेकिन बाद में। और उसको पता है लड़ लिया
गया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बनिया क्या है, बहुत भूमि से स्पर्श है, और बनिए क्या होते हैं, गुप्ता होते हैं या गुप्त होते हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा किसकी है, गुप्त काल से संबंधित है। याद रह जाएगा, पेपर में आ जाएगा तो लगा दोगे। कथा कहानियां ऐसे ही नहीं बताता हूं, कथा कहानियों का कोई मतलब होता है। कथा कहानियां आपको पेपर में पिंच करती हैं और पेपर में टपाक से सवाल उतरता है और तुम्हें याद आता है, तुम्हारे दिमाग में चलता है मास्टर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से लास्ट कौन सा था, तो सुभद्रता। इसी के पास कहते हैं शुकर मांस खाके, शुकर मच्छ या मांस मतलब वैसी चीज खाके फिर डायरिया हो गया बुद्ध को, और बुद्ध इस दुनिया से चल बसे। ठीक है, आगे चलते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागार्जुन प्रतीप संयोगवाद या माध्यमिक जो है संप्रदाय के हैं, या फिर वो बताते हैं शून्यवाद जैसे सिद्धांत। तो इसको नागार्जुन याद रखोगे, शून्यवाद और माध्यमिक जो है बौद्ध संप्रदाय के हैं, तो इसको याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे भी देख लो, सौतांत्रिक आपने सुना नहीं है, योगाचार से कोई मतलब नहीं, वैभाषिक माध्यमिक माध्यमिक ही होगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित माध्यमिक ही है ना भाई, सी है, एक मिनट, वैभाषिक दिया, अच्छा सी ऊपर आ गया है, मैं कह रहा ये माध्यमिक के ही है। ठीक है, हाँ चलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य बिहार में क्या अंतर है बताएं। मैंने आपको बताया था बिहार पूजा स्थल नहीं है, बिहार माने बासे विहार, बासे विश्राम स्थल। चैत्य पूजा स्थल है, बिहार निवास स्थान है। बिल्कुल सही है, दोनों विशेषता कोई अंतर नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा, दो नाम के होंगे, चिंटू और मिंटू में कुछ तो अंतर है, तभी तो उसकी मम्मी उसको चिंटू कहती है, उसको मिंटू कहती है। ऐसे यहाँ है, बिहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान गलत। ठीक, चलो। सप्तकर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तकर्णी गुफा कहां है, सप्तकर्णी गुफा इनमें से राजगिरी में है, याद कर लेना। ठीक, सप्तकर्णी गुफा कहां है, राजगिरी में है। ऑप्शन नंबर सी। हीनयान अवस्था का विशालता एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कहां है, यह पड़ता है कारले, कारले पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हीनयान का सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह, और चैत्य ग्रह जैसे ही कहा तो क्या, चैत्य मतलब पूजा ग्रह, यह कहां पड़ता है, कारले में। ठीक है, महाराष्ट्र में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है, तो वल्लभी आपका गुजरात में पड़ता है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ। लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल, किसने क्या क्या दिया। ठीक है, चलो। तो भद्रबाहु जैसे ही आपने देखे तो जैन धर्म में भी दो हैं, एक स्थूल भद्र है और एक भद्रबाहु है। तो स्थूल भद्र मतलब जो स्टूल पे बैठे, स्टूल पे कौन बैठेगा, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे होंगे। भद्रबाहु तो ये श्वेतांबर, ये दिगंबर जैन है। गोसाल मखली, नागार्जुन किसके हैं, नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक हैं, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। सी का 4 देखो किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अच्छा, गोसाल किसके हैं, मखली गोशाल या गोसाल आजीवक संप्रदाय के, आदिवक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। डी का पहला। फिर नागार्जुन शून्यवाद यानी बी का दूसरा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ए का तीसरा। लकुलिस किसके हैं, पाशुपत संप्रदाय के हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों को कालानुक्रमानुसार विभक्त कीजिए। देखो, जैन धर्म के कुछ 3 तीर्थंकरों का नंबर याद कर लो, मैं भी आपको याद करा देता हूं, ध्यान दिला देता हूं, पेपर में याद आ जाएगा। जैसे सबसे पहले या आदि तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव हैं। और ऋषभदेव कैसे हैं, अजीत हैं, उनको कोई जीत नहीं पाया है, पहले ही नंबर पे है। कोई जीत लेता तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता, कोई नहीं जीत पाया, और उनको जीतना संभव नहीं है, ऋषभदेव को जीतना संभव नहीं है। कोई जीत लेता तो पहले नंबर पे आ जाता। तो नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर 2 अजीतनाथ, नंबर 3 संभवनाथ। 3 और जो अपना भाई था कौन, जो अपना भाई था अभिनंदन, उसको पाकिस्तान की हवा खराब हो गई। इससे बढ़िया शब्द में बोलूंगा नहीं तो बोल देता, पाकिस्तान की हवा खराब हो गई। आप समझ गए होंगे क्या बोलते हैं हम, क्या हो गया पाकिस्तान का, और 4 मिनट में वापस कर दिया। सर देर में करा था, अरे हम अपने आप को बता रहे हैं, 4 मिनट में वापस कर दिया। तो चौथे तीर्थंकर जैनों के कौन हो गए, ये अभिनंदन। तो 4 याद हो गए आपको। ऐसे ही मैचिंग में अलग से नहीं पूछेगा कौन कितने नंबर का है, लेकिन कुछ याद कर लो ताकि आपके
सवाल आए तो गलत ना हो। तो पहले नंबर के कौन? ऋषभदेव कैसे हैं? अजीत हैं, उनको जीतना संभव नहीं है। जीतना संभव होगा तो पहले नंबर पर बाबू नंबर तुम्हारा आ जाएगा। तो ऋषभदेव कैसे हैं? ऋषभदेव अजीत हैं, अजीत हैं ऋषभदेव, ठीक है। तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, और 4 मिनट में पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई और अपने भाई अभिनंदन को छोड़ दिया। चौथे नंबर के ये और याद कराता हूं, बिमलनाथ, भाई तेरा दोस्त बिमल, मेरा दोस्त बिमल, बिमल इलायची, दाने दाने में है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो, तो तेरा बिमल, मेरा बिमल, तो बिमलनाथ कितने नंबर वाले हैं? 13 नंबर वाले हैं, याद रहेगा। मुनि सुब्रत नाथ का 20वां नंबर है। पदम प्रभु जो हैं वो 6ठे नंबर के हैं। पदम प्रभु जो हैं वो 6ठे नंबर के हैं। तो अब इनकी क्रोनोलॉजी सेट कर लो। शुरू के 4 याद कर लिए, बिमल याद कर लिए, मुनि सुब्रत नाथ याद कर लो 20 नंबर, पदम प्रभु याद कर लो 6 नंबर, ठीक। चलो अब लगा लो इनको क्रोनोलॉजी में। सबसे पहले कौन आएगा? अभिनंदन भाई आएंगे, मतलब 1 आएंगे सबसे पहले, गए सारे ऑप्शन। 1 के बाद 4 छठा नंबर आएगा, फिर 2 आएंगे, मतलब आपको पता होता तो एक ही ऑप्शन से आपका काम चल जाता, ठीक। आगे चलते हैं। बेहतरीन सवाल है, इनके नंबर याद कर लो। एक सवाल और है, उनके भी अभी याद करा दूंगा, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, पेपर का काम चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है? मासा पेपर चलाना है, चल जाएगा। आगे चलो। अब देखो इनके स्थल और संबंधित तीर्थंकर, ये भी याद कर लेना, मैं भी याद करा देता हूं। भाई इस क्लास की तुम लोग क्यों चाहते हो? ये क्लास की मास्टर याद करा देता है, दिमाग में बैठाल देता है, खोपड़ा ढक्कन खोल के उसमें भर देता है। चलो तो भरते हैं। ये पभोसा है, भोसा नहीं पभोसा, ठीक। चलो तो ऋषभनाथ का कितना नंबर? पहला। अरे सर अभी तो आपने याद कराया था, ऋषभनाथ अजीत है, उनको जीतना संभव नहीं है। दूसरे नंबर के अजीतनाथ, तीसरे नंबर के संभव। पदम प्रभु तो अभी याद करे, 6 नंबर। सुविधिनाथ, भाई कोई सुविधा न हुए हमें, कोई सुविधा नो है, कोई सुविधा नहीं है हमें, तो सुविधुनाथ कितने? 9वें नंबर के। संभवनाथ कितने हैं? तो तीसरे नंबर के, अभी हमने देखे थे, उनको जीतना संभव नहीं है तो इनको भी याद कर लिया। मुनि सुब्रतनाथ 20 नंबर, बिमलनाथ 13 नंबर। आनंद आया कि नहीं आया? बाकी लास्ट वाले तो तुम्हें 3 याद ही होंगे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी से पहले अरिस्टिनेमी, और उनसे भी एक 3 है, अरिस्टिनेमी, महावीर स्वामी, एक और है। चलो खैर, अब देखो मिलाने शुरू करो, ठीक। चलो पभोसा किसका है? पदम प्रभु का है। सेम नाम है, पभोसा, पदम प्रभु। डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। देखो डी का दूसरा कहां है? जैसे ही तुम्हें एक का पता वैसे ही काम खत्म। ऋषभनाथ का अयोध्या है, काफी बार यूपी जीएस में भी पढ़ते हैं, यूपी जीएस में भी पढ़ते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला। सी का क्या हो जाएगा? पहला, इसमें है और इसमें है। फिर श्रावस्ती किसका है? श्रावस्ती है संभवनाथ का। ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का हो जाएगा 4, श्रावस्ती, संभवनाथ। तो श्रा और संभव ऐसे याद कर लेना। काकंदी, कोई सुविधा नहीं है, सब कुछ गंदा गंदा है। काकंदी सब गंदा है भाई, कोई सुविधा नो है। 9वें नंबर के थे, कोई सुविधा नहीं है, तो काकंदी, सुविधोनाथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? सर बहुत आनंद आ रहा है। तो आनंद आ रहा हो तो 2 काम कर लेना। एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइव देख रहे हो तो बाद में कमेंट करके जाना, ठीक। वीडियो खत्म होने के बाद। रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कमेंट अवश्य कर देना। बाकी अपने दोस्त मित्र मंडली, सखा सहेलियों के साथ साझा कर दो कि यार देखो PYQ ऐसे किए जाते हैं, सवाल याद भी ऐसे किए जाते हैं और उसके आसपास की चीजें भी ऐसे समझी जाती हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी महावीर स्वामी की। और कमेंट में बताओ उनको किस नदी के किनारे, बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलो वो उनको हुआ था फल्गु नदी के किनारे। खैर आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? कौशाम्बी दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, याद रखोगे। कौशाम्बी दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक। चलो सारनाथ जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए। देवी पाटन माता देवी, देवी पाटन मंडल है। चलो आगे चलते हैं। नयनार कौन थे? जिनके तिरछे तिरछे नैन। अलवार और नयनार 2 संत व्यवस्था भारत में मिलती हैं, अलवार और नयनार। तो नयनार जिनके नयन हैं, किसका तीसरा नयन है खुला हुआ? भगवान शिव का। तो वो किसके भक्त थे? शैव भक्त थे। अलवार कौन थे? वैष्णव भक्त थे, याद रखोगे, ठीक। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 43 का। नयनार कौन थे? फिर पूछ लिया, जिसके हैं नयन वो हैं भगवान शिव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलते हैं।
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो नविधा भक्ति की बात है, नविधा भक्ति, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति की बात कही गई है, नविधा भक्ति। ठीक है, तो नविधा भक्ति कहां? भागवत संप्रदाय में जो है भक्ति के कितने रूपों की बात की गई है? 9 रूपों की। आगे चलते हैं। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तो हेलियोडोरस जो निवासी था तक्षशिला का था। तक्षशिला के हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख भी याद रखोगे। बेसनगर अभिलेख पूछ ले। एक अभिलेख पीछे आ गया था जिसको तुमने अभी याद करके आए हो, बताओ कौन सा अभिलेख आया था? एक अभिलेख आया था रुम्मनदेई अभिलेख, और रुम्मनदेई अभिलेख किससे संबंधित था? अशोक से संबंधित था। और उसमें वर्णन क्या था? उसमें वर्णन था शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहां हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। ऐसे ही बेसनगर अभिलेख, ऐसे 3-4 अभिलेख अभी लास्ट तक आएंगे। बेसनगर अभिलेख संबंधित है किससे? हेलियोडोरस से। और हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तक्षशिला का। तो ये PYQ सवाल है, ये आपको ध्यान होना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए। मां साहब कहां गए? मां साहब प्रकट हो गए। आगे चलते हैं। भाई क्या हो गया, सवाल कहां? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? अगर तुमने पिक्चर देखी हो, कौन सी? हरि दर्शन। पिक्चर का नाम है हरि दर्शन। तो हरि दर्शन में शुरुआत में यही, जिसमें वो वाला गाना है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल न बांका उसका होता जिसका रक्षक दया निधान। ठीक है, चलो, तो वो गाना जिसमें है, हरि दर्शन पिक्चर है, जिसमें पूरा दिखाया गया है कि कैसे भगवान जी ने जो है भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसके हिरण्यकशिपु को निपटाया। हिरण्यकशिपु की शुद्ध वर्तनी भी आपसे हिंदी में लिखने को आती है, तो हिरण्यकश्यप नहीं है, हिरण्यकशिपु। सही शब्द क्या है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को मतलब क्या होता है? हिरण्य का मतलब होता है सोना, हिरण्य का मतलब होता है सोना, कशिपु का मतलब होता है तकिया। तो हिरण्यकशिपु कौन? जो सोने का तकिया लगा के सोता हो। क्लियर? चलो, तो हिरण्यकशिपु याद रखोगे। खैर, किस अवतार ने वो उसको निकालते हुए दिखाया गया है? तो बराह अवतार है, बराह अवतार है। बराह अवतार में जो है पृथ्वी माता को निकालते हुए दिखाया गया है। उन्होंने अपने ऐसे करके उस पे जो आगे के वो होते हैं, बराह अवतार। सी। पुरी में रथ यात्रा अभी हाल फिलहाल में निकली थी, भगवान जय जगन्नाथ जी के, है ना, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है पुरी में रथ यात्रा। आगे चलते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। 2 ये हैं, देखो ये महत्वपूर्ण है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो नंद, महापदम नंद का वर्णन करता है, महापदम नंद। और क्या बताता है? ये खारवेल कलिंग का शासक था और बताता है कि महापदम नंद ने कलिंग में नहर खुदवाई है। ठीक है, अभी आगे एक सवाल और आएगा, तब कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है ही नहीं, आगे होगा तब दूर करूंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मगध का कौन सा सम्राट अपरशो परशुराम के नाम से जाना जाता था? अपरशो परशुराम, तो ये महापदम नंद की उपाधि थी, अपरशो परशुराम। अपरशो परशुराम महापदम नंद की, इसने क्षत्रियांतक की भी उपाधि ली, समस्त क्षत्रियों का अंत करने वाला क्षत्रियांतक की उपाधि भी इसने धारण की थी, और अपरशो परशुराम भी इसको कहा जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो वो था बिंबिसार के दरबार में, और बिंबिसार ने तबीयत सही करने के लिए चंड प्रद्योत, खंड नहीं चंड प्रद्योत, है ना, अवंती के शासक चंड प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी तबीयत को सही करने के लिए बिंबिसार ने भेजा था। बेसिकली बिंबिसार के दरबार में था। तो आपसे पूछा है किसके दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये राजधानी है। टोटल 16 महाजनपदों को हम पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में थे, 8 यूपी में थे। ये सवाल भी पूछा गया है, 8 महाजनपद यूपी में थे। अंग अंग चमका, तो चंपा की अंग। कौशल अहिछत्र नहीं है। वत्स, तो अंबे, कौशाम्बी जैसे ही मैं कहता हूं तो अंबे माता याद कर लिया करो। और अंबे माँ के क्या हैं? अंबे माँ के वत्स हैं, मतलब बच्चे हैं। मत्स्य विराटनगर, बिल्कुल ठीक है। तो बी जो होगा इसमें वो सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही सुमिलित नहीं है। ठीक, चंपा किस महान? तो अंग अंग चमका, है ना, तो अंग अंग चमका। बाकी मगध की राजगृह पाटलिपुत्र। बज्जी की क्या? बज्जी की वैशाली सुक्तिमथी, और बज्जी की क्या है?
कमेंट में बता दो बज्जी की क्या है, जो लाइव देख रहे हो कमेंट में बता दो, ठीक है। कौशल की श्रावस्ती, ठीक है। चलो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज दिमाग से स्लिप हो जाती है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कम भाई बोझ कम हो जाएगा कैसे? हाटक, फाटक खोल दो तो बोझ क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कम्बोज की राजधानी हाटक। अस्मक की पोटली, अस्मक पोटली या पोटन याद रखोगे। शूरसेन की क्या है? मथुरा। शूरसेन की राजधानी मथुरा, शूरसेन मथुरा। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती, ठीक है। सी जो हो जाएगा गलत है। अंबे, कौशाम्बी तो खुद महाजनपद है, उसकी राजधानी क्या है? अंबे मां के बत्स है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम 16 में से कितने महाजनपद हैं? अभी जस्ट आपको बताया है, 8 महाजनपद हैं। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी? सिकंदर ने आक्रमण किया, सिकंदर ने आक्रमण किया, और ये पूछ रहे हैं कि सिकंदर सफल क्यों हुआ, क्या रीजन थे सिकंदर की सफलता के? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल ठीक है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। कौन सा शासक था जिसने उसकी सहायता की? वो था आम्भी। आम्भी नाम का शासक था जिसने सिकंदर की हेल्प की। अच्छा प्रशासक हमें क्या पता था कि नहीं था? 1, 2, 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर से झेलम नदी के तट पर पराजित कर दिया। सर एक ही था, पोरस, पुरु या पोरस। आम्भी जो था ये क्या था? ये गद्दार था, इसने सिकंदर की हेल्प की। पुरु या पोरस था जिसने झेलम नदी के तट पर झिला दिया किसको? सिकंदर को। आगे चलते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो बताता है क्या? कि इनके मंत्री थे, चंद्रगुप्त के मंत्री थे, क्या नाम है उसका मंत्री का? उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया, है ना। सुदर्शन झील का निर्माण कराया, और उस सुदर्शन झील के निर्माण की बात कौन बता रहा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बता रहा है। अभी मैं एक पीछे आपको अभिलेख बता के आया, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पीछे बता के आया। मैंने आपको कहा कि कंफ्यूजन होगा तब क्लियर करूंगा, कहां गया वो सवाल? ये है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो बता रहा है कि महापद्म नंद ने कलिंग में नहर खुदवाई, और जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो ये बता रहा है। और जो आपका ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो ये बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां नहर खुदवाई? सुदर्शन झील का निर्माण शुरू कराया गुजरात में। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दोनों याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की प्रति कहां मिलती है? कालसी। और कालसी कहां है? देहरादून। देहरादून, कालसी देहरादून में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिलती है। और एक अभी हम याद करके आए थे रुम्मन देई अभिलेख, वो किसके विषय में है? वो बुद्ध की बात बता रहा है। और बुद्ध की क्या बात बता रहा है? कि बुद्ध है भैया एक, उनका जन्म कहाँ हुआ है? हमरे ही धुरे हुआ है, हमारे यहाँ हुआ है। टालमी फिलाडेल्फस तुर्मे, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहां का शासक था? देखो, साइरोन का जो शासक था उसका नाम था मग, याद रख लेना। एक मैचिंग का इस PYQ से बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है, ठीक, याद करा देता हूं। साइरोन का शासक था मग। मिस्र का शासक, तो मिस्र के डेले होते हैं, बड़ी बड़ी मिस्री खाई है तुमने? छोटी वाली खाई होगी। चल हम तो लेक्चरलैंड में जाते हैं, वहां पे खा लेते हैं छौपल मछली। नहीं, बड़ी वाली जो मिस्री होती है धागे वाली, वो मिस्री, ठीक है। तो टालमी फिलाडेल्फस, बड़े बड़े डेला हैं किसके? मिस्र के। तो टालमी फिलाडेल्फस कहां का है? मिस्र का। मकदूनिया, तो ये था एंटीगोनस, एक था एंटीयोकस, एक एंटीगोमस, है ना। तो एंटीगोमस जो है, तो गोमस को याद रखोगे, मां और गा। मकदूनिया का एंटीगोमस, ये नाम मिलते हैं इनके, इसलिए याद करा रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है इतने कठिन। और सीरिया का कौन था? एंटीयोकस। एंटीयोकस, तो योकस है सीरिया का, मां गा, तो एंटीगोमस है मकदूनिया का। मिस्र के डेले टालमी फिलाडेल्फस, और साइरोन का मग। ये नाम याद रखना, मैचिंग में बड़ा बेहतरीन सवाल बनेगा। और ये अशोक के राजनय संबंध हैं इन बाहर के शासकों से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज जब भारत आया है और मेगास्थनीज भारत आके बता रहा है कि भारत में दास व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है, भारत में दास व्यवस्था नहीं है। ये सब अंग्रेजों का किया धरा प्रोपेगेंडा है, औपनिवेशिक काल की मानसिकता है। भारत में मेगास्थनीज बता रहा है कि कोई दास व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए, इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति, है ना। ये अंडररेटेड, मोस्ट अंडररेटेड ग्रंथ है मनुस्मृति। इतनी अगर आप उसको पढ़ोगे, उसके कुछ दोहे निकाल दो, क्योंकि मनुस्मृति मूल स्वरूप में हमें पाई ही नहीं जाती, मूल स्वरूप में हमें मिलती ही नहीं है। फिर भी जो कुछ जैसे हिंदी संस्कृत ग्रंथ अकादमी है जो आपकी बनारस में जिसका मुख्यालय है, चौखंबा पब्लिकेशन माफ कीजिए, उन्होंने जो छाप रखी है वो फिर भी सर्वशुद्ध मनुस्मृति मानी जाती है। तो मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए, स्त्रियों की आजादी की बात मनुस्मृति करती है कि स्त्रियों को ऐसे, इवन मनुस्मृति ये तक कह रही है कि जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है वो बता रहे हैं कि इतने मासिक धर्म के बाद अगर स्त्री का विवाह या लड़की का विवाह उसका पिता नहीं करता है तो लड़की को स्वयंवर का अधिकार है, वो खुद से शादी कर सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें भी मनुस्मृति में हैं, लेकिन हमको तो वही परोसना होता है जिससे हमें व्यूज मिले। तो हमने मनुस्मृति को, मोस्ट अंडररेटेड ग्रंथ है मनुस्मृति, आपको पढ़नी चाहिए। हाँ, उसमें जो ऐसे श्लोक हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं तो वो या तो छेपक होंगे क्योंकि मूल स्वरूप में हमें मनुस्मृति नहीं मिली है, या कबीरदास जी कहते हैं सार सार को गहीरे थोता दे उड़ाए, तो जो आपके काम का नहीं है उसे लगा दो, उसकी आलोचना करो कि हाँ ये गलत है, लेकिन जो अच्छा है उसको भी तो एक्सेप्ट करोगे ना। तो हमारी तो लेकिन आदत है कि हम अपने आप में औपनिवेशिक काल का सबसे बुरा असर ये पड़ा, 2 मिनट लूंगा, है ना। औपनिवेशिक काल का सबसे बुरा असर ये पड़ा कि हम अपनी चीजों पे शंका करने लग गए। हमें आत्माभिमान नहीं है, हम शंका करने लग गए। भारत का समाज था, हमारे यहाँ तो कपड़े को भी सततता हमें सिखाएंगे पश्चिम वाले। हमारे यहाँ कपड़ा खराब हो जाता था ना तो उसको भी पहले पोंछा बनता था, पोंछे के बाद गाड़ी पोंछने का कपड़ा बनता था, और उसके बाद अम्मा उसकी दड़ी बना देती थी कतरन काट काट के। ये सततता हमें सिखाएंगे प्लास्टिक की बोतल यूज करने वाले लोग। खैर आगे चलते हैं, है ना। चलो, किसी दिन मन भर के घर आऊंगा जिस दिन मन होगा, अभी तो आपकी परीक्षा है, परीक्षा दे लो। सूची 1 सूची 2 मिलाओ, किस किस को क्या क्या कहा जाता था। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त मिलता है, डी का 4 2 में है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस लिखा है, विदेशी जो लेखक है उन्होंने, ए का दूसरा सी, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो गया। बिंदुसार अमित्र घात बोला जाता है, अमित्र घात बी का क्या हो जाएगा, तीसरा। और अशोक को क्या बोला जाता है, प्रियदस्सी, देवान प्रिय, प्रियदस्सी, ये सब, है ना। और अशोक का अपना नाम मिलता है माईगन, मास्की, गुर्जरा और यू से उदनगोल करके है और ने से नेतूर, ये 4 जो वो हैं उनमें अशोक का नाम अशोक नाम मिलता है। बाकी में देवान, प्रियदस्सी, अशोक और ये सब मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जिसको याद कैसे रखोगे, माईगन, है ना। तो माईगन में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, ईसवी से कुछ सन पूर्व। अब ईसवी से पूर्व में महापदम नंद जो है उसने तो कहा, अभी तुम कह रहे हो सर अभी तो आपने बताया नहर खुदवाई थी, बेटा इसने तलिंद में नहर खुदवाई थी, कलिंग में। जो कौन बताता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बताता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बताता है। इसको अलग कर दो, ठीक। ये क्या कह रहे हैं, गिरनार क्षेत्र में। तो गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौन बताता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया। फिर अशोक ने यहां काम कराया, लेकिन रुद्रदामन ने भी इसमें काम कराया है। जूनागढ़ अभिलेख में वो बता रहा है कि पहले इन्होंने बनवाई, फिर इन्होंने इसको मरम्मत कराई, अब मैं करा रहा हूं। लेकिन क्योंकि इसमें पूछा है ईसा की पूर्व शताब्दियों से और रुद्रदामन का काल आफ्टर ईसा है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, शायद ही किसी का सही हुआ होगा जब पेपर में आया होगा। तो आफ्टर है, रुद्रदामन आफ्टर ईसवी है, तो रुद्रदामन भी नहीं होगा। 2 और 3 इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन सवाल, 2 और 3, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे, जिस प्रकार से मैंने समझाया है उसी प्रकार से। ये महापदम नंद वाला कंफ्यूजन मुझे बहुत होता था जब मैं पढ़ता था, तो है ना, तो फिर मैंने कंफ्यूजन दूर किया, अब आपको बता रहा हूं, ठीक। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? बकवास सवाल होते हैं ऐसे, ईस्वी कौन याद रखता है यार, किस साल पराजित किया है ना, पुराना सवाल है, ठीक है, फिर भी ध्यान रख सकते हो। 305 ईसा पूर्व में पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चलिए, शक संवत कब प्रारंभ किया? तो शक संवत कब प्रारंभ किया गया है? 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में। और शक और विक्रम संवत के बीच कितना डिफरेंस है? 135 ईयर का। वो 78 ईसा पूर्व, वो 58 ईसा पूर्व में है, ये 78 ईस्वी में है। और शक कैलेंडर भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है, शक कैलेंडर जो है भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है। विक्रम और शक संवत के बीच कितना अंतर है? 135, वो 57 ईसा पूर्व का है, ये 78 ईस्वी का है। शक संवत दोनों को जोड़ोगे ईसा पूर्व, क्योंकि पुराना समय 78 बाद में, 57 + 78 = 135, तो 135 वर्ष का अंतर है दोनों के मध्य। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो इनमें ऐसे प्रश्नों में ये देखो सर्वाधिक बड़ा वंश कौन सा था? तो गुप्त वंश, जिसने विस्तार सबसे ज्यादा करा हो, मौर्य अशोक के समय माना जाता है सर्वाधिक विस्तार था। मौर्य वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी इसमें से, ठीक। कुषाण तो पूरे भारतवर्ष में भी नहीं था, और वैसे भी कुषाण तो एक क्षेत्र आधारित वंश है। मौर्य वंश जो था वो काफी बड़ा था, उसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, ठीक। चलो, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट ये सब बाद के हैं, सातवाहन पुराना है। वो शुरुआत के वंश याद करो, हसीना मतलब हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। हसीना, मोए मतलब मौर्य, सुका मतलब सुंग और कर्णव, ये वंश हैं। फिर सातवाहन और ये सब आते हैं। तो हसीना, मोए, सुका याद रखोगे। हसीना, मोए, सुका ये शुरुआत वाले वंश हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर सातवाहन वगैरह आते हैं, ये सब उनके बाद हैं। तो इनमें से सातवाहन जो है वो इनमें सबसे पुराना है। और सातवाहन शासकों ने जो सिक्के जारी किए थे वो शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, शीशे के सिक्के, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें से जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं उसके लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। इनकी माता का नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख से इनका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी, एका ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों का एका रखने वाला, रक्षक करने वाला, तो इसको भी याद रखोगे। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है, याद रखो। व्हेल मछली जितनी लंबी है, व्हेल मछली जितनी लंबी है, क्या? सातवाहनों की सूची किस में है? व्हेल मछली जितनी लंबी, तो क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण, इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण आर है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासकों ने बिल्कुल किया, संस्कृत प्राकृत का विकास हुआ, है ना। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अब देखो, ये पूछ रहा है क्या कारण है भाई, इन भाषाओं का विकास कब होगा? जब इन भाषाओं में साहित्य रचा जाए, इनमें कुछ पुरस्कार इत्यादि दिए जाए, इनको प्रोत्साहन दिया जाए। तो प्रोत्साहन कब मिलेगा? जब साहित्य इनमें रचवाओगे। तो इन भाषाओं का विकास हुआ क्योंकि लोक साहित्य वगैरह इन भाषाओं में रचा गया। तो ये सही है, इसका कारण सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, उसका विवरण है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक उल्लेख में नहीं मिलता? तो कनिष्क का जो रवतक उल्लेख है, रवतक अभिलेख है, उसमें 4 नगरों का उल्लेख मिलता है। कौशांबी, पाटलिपुत्र, चंपा और एक है साकेत, नॉट श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रावस्ती नहीं है। कनिष्क का जो रवतक अभिलेख है उनमें 4 जो है बेसिकली राज्यों का उल्लेख मिलता है, कौशांबी, पाटलिपुत्र, चंपा और साकेत, ठीक है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। देखो, ये मैं तुम्हें अभी याद करा देता हूं क्योंकि ये अलग से भी पूछे जाते हैं, ये किस वंश का, ये किस वंश का, ये किस वंश का। इसलिए देखो, पहलम मतलब पहलवान, और पहलवान कैसा होता है? गुंडा बदमाश से लगते हैं। तो गुंडो फर्नीस मतलब गुंडा जो है वो क्या है? पहलव है। पहलव मतलब पहलवान, गुंडो फर्नीस। भाई तब में से कोई पहलवान हो तो कूट मत देना, समझाने के लिए, याद कराने के लिए बता रहा हूं, ठीक।
रुद्रदामन आपको पता है, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख था बताओ? जूनागढ़ और शक शासक है रुद्रदामन, तो बी का क्या हो जाएगा 4। देखो बी का 4 कहां, एक में ही है, मिल गया आंसर। सी का पहला, ठीक। फिर डेमेट्रियस जो है वो हिंद यवन शासक है, यानी ए का होना चाहिए तीसरा। और बिम जो है वो कुषाण शासक है, बिम जो है वो कुषाण शासक है, डी का हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। तो गोंडो फर्नीस मतलब गुंडा है और गुंडा पहलवान होगा। रुद्रदामन शक है, डेमेट्रियस हिंद यवन शासक है और बिम जो है कुषाण शासक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र का है, जिसमें उन्होंने एका ब्राह्मण कहा है, किसको? गौतमी पुत्र शातकर्णी को, ठीक है, शातकर्णी को। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, बिल्कुल ठीक है ना, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो भी हमने देखा था, जिसमें महापद्मनंद इत्यादि के। पुलकेशन द्वितीय भितरी अभिलेख, भितरी पुलकेशन का नहीं है, भितरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है। और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है, जिसमें वर्णन किया है कि भैया सुदर्शन झील जो है उसको लोगों ने बनवाया। भितरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है, और स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण हुआ, और भीतरी स्तंभलेख बताता है कि स्कंदगुप्त ने भीतर तक घुस के हूणों को मारा, स्कंदगुप्त ने भीतर तक घुस के हूणों को मारा, भुस भर दिया उनमें, इतना कूटा। तो हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त और भीतरी स्तंभलेख। और पुलकेशन द्वितीय का कौन सा है? भीतरी नहीं है, ऐहोल है, ऐहोल, ठीक। चलो आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किस शासक का लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता था जिसके घोड़ों ने सारे समुद्रों का पानी पिया है, हरिशेन, इनके दरबारी कवि थे हरिशेन, और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ भी है, प्रयाग प्रशस्ति। याद कैसे रखोगे प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? तो यहां प्रयाग है, यहां समुंदर है, वहां सर पानी ही पानी, एक तरफ प्रयाग एक तरफ समुंदर। अब नहीं भूलूंगी सर, ओके मत भूलना। तो प्रयाग समुद्रगुप्त याद रखोगे। और जहांगीर के लेख मिलते हैं उस पे, जहांगीर ने बाद में उस पे अपने लेखों का अंकन कराया, जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो, शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने शकारी की उपाधि ली, शकों को निपटाने के बाद शकारी, ठीक है, शकारी मतलब शकों का अरी, शक धन अरी, दीर्घ संधि हुई, शकारी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो शक विजेता शकारी, और शकों को हराने के उपलक्ष्य में ही क्या चलाए? चांदी के सिक्के भी चलाए, चांदी के सिक्के, ठीक। चलो, चांदी के सिक्के से याद आया, बताओ एजिटेक सभ्यता कहाँ है? अगर तुम याद कर पा रहे हो, सर आपने बताई थी मैक्सिको, और इनमें जो चारों थी, एजिटेक, माया, मुइंस्का, इंका, ये उनका क्रम है ऊपर से नीचे, ठीक। चलो खैर आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? अभी तो बताया सर, भीतर तक घुस के कूट दिया हूणों को, किसने? स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो, बाकी और कौन कौन से अभिलेख हैं? इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर और उदयगिरी, है ना, इनसे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर ए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक अभी बताया, शकों को कूट दिया, शकों का अरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, और बोले अब चलाऊंगा चांदी का, इब चलाऊंगा चांदी का सिक्का, शकों को निपटा दिया, अब कोई शक नहीं करेगा मेरे सिक्कों पे कि चांदी के हैं कि नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त स्वर्ण कहा जाता था, गुप्त स्वर्ण मुद्रा, भाई गुप्त स्वर्ण मुद्रा को, पूरा प्रश्न यह है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था तो क्या? दीनार कहा जाता था, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार। गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं, यह भी बात आप याद रख सकते हो। मंदसौर अभिलेख किसका है? तो मंदकौर होगा, मंद होगा सर कुमार, जो कुमार हैं, जो राजकुमार हैं, उन्होंने कुछ मेहनत तो करी नहीं, तो बुद्धि क्या हो जाएगी उनकी? मंद, हौले हौले हो जाएगी बंद। तो मंद अभिलेख, मंदसौर अभिलेख याद रखोगे। मंदसौर प्रशस्ति के शासक की उपलब्धियों का विवरण है कुमारगुप्त प्रथम, है ना, कुमारगुप्त प्रथम। और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, भीतरी अंदर तक घुस घुस के कूट दिया सर। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको बताइए, चांदी के सिक्के जारी किए, शकारी, ठीक। चलो, निम्न में से गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले गुप्ताओं को भूख थी, क्या थी? भूख, मतलब राज्य लेवल का भूख थी, फिर विषय, फिर बीथी, फिर ग्राम। तो सबसे इनका जो उपयुक्त वो है वो यही है, भुक्ति, विषय, बीथी, ग्राम, ठीक। चलो आगे चलते हैं।
तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल जो है साउथ का एक प्रमुख जो है स्थान है, और किसके लिए प्रमुख है? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रमुख था क्या? वारंगल। तो ये भी आप याद रख सकते हो, अच्छा सवाल है, पहले आया हुआ है, दोबारा कभी पूछा जा सकता है। योग के आविष्कार कौन थे? बाबा रामदेव नहीं, पतंजलि। ठीक, रामदेव बाबा तो ब्रांड के आविष्कारक हैं, मतलब वो ऐड ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर तुमने पतंजलि की दाल नहीं ली तो तुम देशद्रोही हो जाओगे। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। योग के आविष्कारक कौन है? पतंजलि। ठीक है, नॉट बाबा रामदेव। आगे चलते हैं। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। कणाद किसके हैं? जो वही षड दर्शन, वो जो दर्शन है उनमें से एक एक के प्रणेता हैं। ठीक, चलो जैमिनी, इनको याद रखोगे। ये खूब पूछा जाता है दर्शन, इनको मिलाओ, देखो इनको याद कर लो। शंकर का क्या है? शंकर ने अद्वैतवाद दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डी का 4 लो, मिल गया, खत्म, और किसी में है ही नहीं, मिल गया आंसर। फिर राम भगवान क्या है? विशिष्ट व्यक्ति हैं, भगवान राम विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो रामानुज ने कौन सा दर्शन दिया? विशिष्ट द्वैतावाद, मतलब बी का क्या होगा? तीसरा, बी का तीसरा है। फिर वल्लभाचार्य ने जो दिया वो दिया पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य ने क्या दिया? पुष्टि मार्ग, ए का दूसरा। और माधवाचार्य ने क्या दिया? द्वैत मार्ग। ठीक है, द्वैतवाद। तो शंकर और इनका याद रख लो, ऐसे ही द्वैतवाद है एक, ये द्वैतवाद तो है माधवाचार्य का, द्वैत है निम्बकाचार्य का, वो भी याद रखोगे। तो ऐसे दर्शन याद रख लो इनको, क्योंकि ये मैचिंग में एक आध सवाल इनसे पूछता ही है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? वो की नागभट्ट प्रथम ने। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज था। ठीक है, मिहिर भोज था। तो नागभट्ट प्रथम को याद रखोगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की नागभट्ट प्रथम ने। सबसे प्रतापी शासक इनका कौन था? मिहिर भोज। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। तो एक तो सम्राट हर्षवर्धन का बहुत फेमस है धार्मिक आयोजन जो प्रयाग में होता था, जिसको बोलते थे महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद उसी का मानते हैं कि, और मतलब वो कुंभ के मेले के ही स्वरूप में होता था, महामोक्ष परिषद। और दूसरा जो उसने आयोजित किया था वो कन्नौज में किया था। ये बुद्ध धर्म से संबंधित एक आयोजन था, जिसमें माना जाता है 20-25 देशों के बौद्ध धर्म मानने वाले आए थे हर्ष के समय में। तो कन्नौज और प्रयाग 2। ठीक, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इनमें सारे ही गलत है। जैसे फाहियान का काल जो है वो 402 से 412 है। ठीक, 10 साल फाहियान भारत में रहा है, 402 से 412। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया है, हेनसांग का काल बिल्कुल सही है, 629 से 645। इत्सिंग जो है वो 671 से 695 तक रहा है, 671 से 695। और अल मसूदी 957 नहीं, 915 के आसपास आया है, एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, 915 के आसपास आया है। तो इसका स्टार मार्क आंसर है। फिर भी हम इसको भी सही मान सकते हैं, आसपास है, इसको भी सही मान सकते हैं, लेकिन ये कतई सही नहीं है। इस स्थिति में हमें ऑप्शन नंबर डी लगाना चाहिए अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए। ऐसे सवाल प्रायः डिलीट होते हैं क्योंकि सभी मिसमैच है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुषाण रजत और स्वर्ण और ताम्र सिक्के कुषाणों ने जारी किए, गुप्तों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय आप देख रहे हो हरा के सकारी बन के चांदी के सिक्के जारी कर रहा है, सही। सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के जारी नहीं किए। सातवाहनों के जो फेमस सिक्के थे वो थे शीशे के, शायद मैंने भी आपको पीछे बताया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो मिसमैच है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक, आगे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो एलिफेंटा, एक एलिफेंटा है, फेंटा बोतल आम का रस, एलिफेंटा है, एक एलोरा है। ठीक, ये दोनों किसने बनवाई हैं? दोनों राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई हैं। एलिफेंटा की जो गुफा है, याद रखना, बता रहा हूं बहुत कंफ्यूजिंग है, 2-3 सवाल हैं यही। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंट किससे मैच होता है इनमें से? भगवान शिव से। कैसे? एलिफेंट गणेश जी और एलिफेंट। तो एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस धर्म के लिए है? शैव धर्म के लिए। लेकिन इसमें 2 गुफाएं बौद्ध धर्म की भी हैं। तो कोई अगर ये स्टेटमेंट दे कि एलिफेंटा की गुफाएं सिर्फ शैव धर्म को समर्पित हैं, गलत है। शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म की भी 2 गुफाएं हैं। ठीक, तो इसको याद रखोगे। चलो,
एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा की गुफाएं भी राष्ट्रकूट शासक बना रहे हैं और कैलाश मंदिर इनमें से कृष्ण प्रथम शासक का नाम था, कृष्ण प्रथम, उसने ये बनवाया कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। तो इसको भी याद रखोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी गुफा बनवाई तो शैव को ही होगा, नहीं, जैन धर्म को, क्योंकि इनका एक शासक था, उसने जैन धर्म का काफी बड़ा वो सब किया है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आप अभी फालतू टाइम खराब होगा। तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसको प्राप्त था? शैव को। अब दोबारा याद करो, राष्ट्रकूटों के 3 बड़े फैक्टर। राष्ट्रकूटों ने एलोरा और एलिफेंटा की गुफा बनवाई। एलिफेंटा की गुफा बेसिकली शैव धर्म को समर्पित है, एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर है जो कि उनके शासक कृष्ण ने बनवाया था, ठीक। चलो, और समर्थन किस धर्म को प्राप्त था? अनुसमर्थन जैन धर्म को। सूची 1 सूची 2 से मिलाओ, क्या क्या है देखो। स्तूप कहां का फेमस है? तो सांची का स्तूप फेमस है सर, पूछने की कोई बात ही नहीं है, ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा एक में ही है, मिल गया आंसर। खैर अब हम और देखते हैं, चित्रकारी कहां है? इनमें से बाघ की गुफा और भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी मिलती है, बी का पहला हो जाएगा। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिलती है कहां से? मथुरा से, ठीक है, मथुरा से कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिलती है मथुरा से, सी का 4, ये भी बहुत फैक्ट है, आपने पढ़ा ही होगा। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तों से संबंधित है, डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको इनमें से एक भी पता होता तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच जाते, ठीक। 30 सवाल ले रहे हैं, टोटल 125 सवाल हैं, अगले 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। अब देखो, एलिफेंटा स्थान और स्मारक क्या क्या है? तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, अभी आप पढ़ के आए थे, एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो कहां, जो किसने बनवाई हैं? राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं, मैं गलत नहीं हूं तो महाराष्ट्र में है, ठीक। चलो, महाराष्ट्र या एमपी दोनों में से एक जगह है। खजुराहो के क्या है? खजुराहो के मंदिर हैं। सांची का क्या है? सांची का स्तूप है, यानी डी का पहला, अच्छा सब में पहला है डी का। एलिफेंटा ए का तीसरा किसमें? ए का तीसरा, ए का तीसरा, मतलब इन दोनों में से कोई होगा। अभी आगे चलो, श्रवण बेलगोला में बड़ी मूर्ति बनी है गोमतेश्वर की, जो उनके वो कौन थे? चामुंड राय क्या नाम था, उन्होंने बनवाई थी। तो श्रवण बेलगोला में मूर्ति बनी हुई है गोमतेश्वर की, है ना, जिसको बाहुबली भी बोला जाता है। तो बी का 4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खजुराहो के क्या है? बहुत फेमस मंदिर है। और खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं चंदेलों ने। याद कैसे रखोगे? सर मैं भूल जाती हूं, लाली अब नहीं भूलेगी। खजुराहो से याद करो, खजूर, और खजूर में क्या होते हैं? अंदर गुठली होती हैं, डेले होते हैं, चंदेले, डेले किसमें? खजूर में। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने, ठीक। चलो, सही उत्तर चुनिए। ऐतिहासिक स्थल और राज्य अभी बता देंगे। भीमबेटका की गुफा मास्टर पहले सवाल में बताया था तुमने, मध्य प्रदेश के रायसेनगंज जिले में है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, 2 ऑप्शन वैसे ही हट गए। आगे चलते हैं, हम्पी कहां है? कर्नाटक में। हम्पी का टेम्पल कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 4, सी का 4 देखो किसमें है, मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। खैर, मानस जो है ऐतिहासिक स्थल असम में है ना, पार्क भी है असम में, तो डी का क्या आंसर हो जाएगा? पहला, डी का हो जाएगा पहला। फिर शोर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है, तो यार कैसे रखोगे? तमिलनाडु मतलब तूमिल, और तूमिल भाई अपन क्या करेंगे? छोल मचाएंगे। तो शोर टेम्पल का तमिलनाडु में, बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेरी बातें आपको लग सकती हैं कि बकवास हैं, लेकिन याद रह जाती हैं, तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो बाद में कमेंट जरूर करके जाइएगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट किसी भी अध्यापक के लिए ऊर्जा का काम करते हैं। बाकी यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है वो उस हिसाब से लाइक कमेंट वीडियो पे होते हैं, तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो पहुंचना भी चाहिए, अच्छी चीजें हैं। तो खैर, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कानपुर में भितरगांव मंदिर है, गुप्तों के समय का है, ईंटों से निर्मित मंदिर है। 2 बातें इससे भी याद रखोगे। खैर, इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ, गुप्तों ने करवाया। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। और याद रखोगे किसने कराया? गुप्तों ने करवाया था, इसमें दिया नहीं है, गुप्तों का करवाया निर्मित ये मंदिर है, ठीक। चलो, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में? बकवास सवाल है, शैतान सवाल है, ऐसे सवाल छोड़ देने चाहिए पेपर में, गलत होने की संभावना ज्यादा होगी। द्रविड़ शैली का मंदिर, इनमें से जो द्रविड़ शैली में जिसका शिखर है वो ग्वालियर का तेली मंदिर है। एज इट इज याद कर लेना, दोबारा आ जाए तो तुम्हारा गलत ना होने पाए, रिपीट मारे क्वेश्चन तो गलत ना हो, वैसे इस प्रकार के प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं, ठीक। चलो, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम, तो महाबली कौन होगा? नरसिंह भगवान।
नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण। तो महाबली मतलब रथ वाला, ठीक है, महाबली, तो ये याद रखोगे। ठीक, चलो। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते? तो चोल राजवंश है। यहां लोकतांत्रिक परंपरा काफी देखने को मिलती है, ग्राम पंचायत जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। चोल, ठीक है, अपना उत्तराधिकारी अपने समय शासनकाल में ही घोषित कर देते थे, चोल। ऑप्शन नंबर बी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल से मिलती है? अरिकामेडु पांडिचेरी या पुदुचेरी का एक बंदरगाह है जहां से पता चलता है कि भारत और रोम के मध्य व्यापार होता था। अरिकामेडु है ना, ऐसे मोड़ दिया रोम, भैया रोने लग गई मैं तो अरिकामेडु, तो याद रख लेना, अरिकामेडु भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का बताता है। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? किसने भेजा था? यह भेजा था चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य राजा कुमारपाल जो थे, कुमारपाल ने भेजा था कि भैया ऊपर तक जाओ और कोई भी पशु बलि नहीं करेगा। कमेंट में आप बताओगे अशोक के किस नंबर वाले सिस्टम से पता चलता है कि क्या पशु बलि को उसने बैन किया, अशोक ने? ये बताओगे आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलो, तो चालुक्य राजा कुमारपाल जो हैं, उन्होंने काशी एक दूत भेजा था, किसके लिए? कि भैया पशुओं की इन पे क्रूरता पे प्रतिबंध लगवाओ। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो संगम काल में 3 राजवंश थे, कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्या, ठीक है। चेर ऐसे याद रखना, इधर केरल है ना, तो इधर चेर है, चेर, चोल और पांड्या, ठीक है। पल्लव इनमें से नहीं है। पांड्य शासकों की, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन पांड्य शासकों से एक और बात रखोगे कि जो तीनों तमिल संगम हुए हैं, तमिल संगम काफी चर्चा में है, प्रश्न आ सकता है। तमिल संगम हुए हैं वो पल्लव शासकों, इनके पांडव शासकों के संरक्षण में हुए थे, और मदुरै में पहला, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरै कपाटपुरम मदुरा, ठीक है। चलिए, 2 की जो अध्यक्षता है वो अगस्त्य मुनि ने की थी और 1 के कोई और थे, ठीक। चलो, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध अपना समुद्री अभियान भेजा था? तो जो नरसिंह है, जो दमदार है, वही तो भेज पाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये पल्लव शासक हैं, सिंघल द्वीप के विरुद्ध इन्होंने अपना अभियान भेजा था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों को किसको लघु वेद? तो तिरुकुरल जो है, कुराल भी बोलते हैं इसको, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल जो ग्रंथ है उसको लघु वेद की संज्ञा भी दी जाती है। कुराल, तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर ने इसको रचना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का काम करता था? मैंने आपको बताया अभी, चोल अपना शासक पहले ही घोषित कर देते थे, ग्राम पंचायत व्यवस्था यहां थी, और कुछ प्रकार की समितियां थी। वो समितियां कौन कौन सी थी? जैसे पान वारियम किससे संबंधित थी? स्वर्ण समिति थी, स्वर्ण समिति। तो याद कैसे रखोगे? पान पे लगाते हैं क्या? चांदी का वर्क ना सर, मैं तो सोने का लगा के खाऊंगा। भाई सोने का भी लगता है, तो पान स्वर्ण समिति। एरी क्या? तालाब से रिलेटेड समिति, तालाब समिति। एरी तालाब के पास जा रही है, तालाब समिति। तोड़ क्या मत? उद्यान को तोड़ मत, उद्यान में से फूल मत तोड़, उद्यान समिति। और संवत्सर वारियम मतलब ये एक वार्षिक समिति होती थी, वार्षिक कुछ बैठक वगैरह हो रही हैं तो वार्षिक समिति। तो इन चारों समिति को याद रखोगे, कोई सी भी पूछी जा सकती है। इसमें से कौन सी पूछी है? वो उद्यान प्रशासन, तो तोड़ वारियम, उद्यानों की देखभाल कौन करती थी? तोड़ वारियम के उद्यान में से कुछ मत तोड़। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक है? तो कम्मन जो है इनमें से वो तमिल रामायण के लेखक माने जाते हैं, कम्मन, ठीक। चलो, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध किसमें हुआ? तो देखो, तक्कोलम युद्ध किसमें होगा, याद कैसे करोगे? तक्कोलम युद्ध एक तो चोल है तक्कोलम में, और राष्ट्रकूट है, ठीक। तक्कोलम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ है? चोल और राष्ट्रकूटों के विरुद्ध हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखोगे इसको। तक्कोलम, कोल से तो हो जाएगा चोल, तक्कोलम चोलम, ठीक है। और राष्ट्रकूट, तो ध्यान रख लेना, चोल और राष्ट्रकूट। एक बार सवाल पूछा गया, रिपीट हो तो गलत ना हो।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है ना, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नटराज नृत्य, भगवान शिव की प्रतिमा की बात हो रही है। नटराज जो अभय नटराज मुद्रा में जो भगवान शिव की मूर्ति है उसकी बात हो रही है, उसमें क्या है? तो इस मूर्ति में नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल ठीक है। दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हैं, ये भी ठीक है। इसके साथ साथ उनके दाएं हाथ में, एक हाथ में चक्र है और एक में गदा है, एक दायां हाथ अभय मुद्रा में है और बायां हाथ पैर की तरफ वो करते हुए है, इशारा करते हुए। तो ये 4 हाथों में 4 चीजें हैं, शंख, चक्र और अभय मुद्रा और नीचे की तरफ मुद्रा, पैर की तरफ मुद्रा दिखाते हुए है, ठीक है। तो ये याद रखना, इस फिलहाल इसके 1 और 2 दोनों आंसर सही हैं, ठीक। चलिए, और चोलों से संबंधित मानी जाती है। अब ये जो सूची 1 सूची 2 किसने क्या रटा? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। सब संस्कृत व्याकरण का मतलब वो है बेसिकली, ये कह लो उसको मूल कौन सा? पाणिनि ने जो लिखा है अष्टाध्यायी, ठीक है। चलिए, फिर इस पे इस पे भाष्य लिखा है किसने? पतंजलि ने। बी का 3, ए का 4, बी का 3। फिर निरुक्त किसने? इस पे वार्तिक लिखा है कात्यायन ने। वार्तिक मतलब उसी पे महाभाष्य अष्टाध्यायी पे ही महाभाष्य लिखा है, वार्तिक उसी पे वार्तिक लिखा है। डी का दूसरा वार्तिक लिखा है कात्यायन ने और निरुक्त के रचनाकार हैं यास्क। ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सिर्फ महाभाष्य पाणिनि, वो अष्टाध्यायी पाणिनि से भी आप इसका सही उत्तर लगा सकते थे। आगे चलते हैं, मैचिंग वाले सवाल बहुत सरल होते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से कालिदास एक है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, समुद्रगुप्त के समय है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के कवि हैं। तो ए का 4, बी का पहला, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो इनको याद रखना, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दोनों आ से हैं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं ही हैं। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति लिखी है समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, ठीक। चलिए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद, है ना। ऐसे काव्य और रचयिता आप किसी ल्यूसेंट टाइप वाली बुक में से एक बार देख लेना, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते ही हैं। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2 रुपए किलो वाले सवाल हैं। मत्त विलास प्रहसनम के लेखक कौन है? तो मत्त विलास प्रहसनम के लेखक है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन एक पल्लव शासक हैं और इनके समय की जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं, प्रशासनिक घटनाएं हैं, उनको हंसी मजाकों के माध्यम से, है ना, हंसी वाली घटनाओं के माध्यम से इसमें वर्णन किया गया है। मत्त विलास प्रहसनम, ये किसकी? महेंद्र वर्मन, पल्लव शासक हैं, याद रखना महेंद्र वर्मन, ठीक। चलिए, बाकी इनको याद रखना। गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रसिद्ध अभिलेख है कौन सा? नासिक अभिलेख है। पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? कितना बदतमीज सवाल है। काल्पनिक क्यों होगा वैज्ञानिक उपकरण? अगर किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी है, अगर हवाई जहाज की संकल्पना दे रहा है, राइट ब्रदर्स बाद में चुरा रहे हैं, तो भारत की संकल्पनाओं को भारत का नहीं मानने वाला ये जो ट्रेंड चला था, ये गलत था। काल्पनिक क्यों होंगे? राजा भोज के पास, राजा भोज बहुत फेमस व्यक्ति थे। राजा भोज के मतलब इवन उन्होंने भोजशाला की स्थापना की, मां सरस्वती के उपासक हैं, विद्वान आदमी हैं। तो काल्पनिक वैज्ञानिक ग्रंथ क्यों? उनको जानकारी थी, तो इसमें काल्पनिक शब्द से मेरी आपत्ति है। खैर, वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है किसने? राजा भोज ने, ठीक। कभी राजा भोज के बारे में पढ़िए, बहुत शानदार व्यक्तित्व है, मोस्ट डाउनग्रेडेड, अंडररेटेड व्यक्तित्व है भारतीय इतिहास का। चलिए, हर्ष ने कौन कौन से नाटक रचे हैं इनमें से? तो हर्ष, इसमें से हर्षचरित तो नहीं रचा है, बाणभट्ट का है हर्षचरित, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गया, अपने आप मिल गया 1 2 4। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, है ना, ये तीनों हर्ष ने नाटक लिखे। माना जाता है किसी और से लिख के भी हर्ष ने अपना नाम डलवा लिया था, खैर जो भी है। भोजशाला मंदिर, ये राजा भोज ने बनवाया। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? मां सरस्वती, मां भगवती सरस्वती इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भोजशाला मंदिर की, ऑप्शन डी। 4-5 सवाल लगे हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को जनताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? जनता द्वारा, तो एक तो गोपाल को चुना गया था,
गोपाल को चुना गया था। गोपाल के पिता की मृत्यु के बाद गोपाल को चुना गया था। हर्षवर्धन तो भाई की जगह बैठे थे, एक को हटाओ, एक को हटा दिया, है ना। यशोवर्मन भी नहीं है इसमें से, मेरे हिसाब से 2 और 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसको याद कर लेना, दोबारा आए तो ध्यान रहे। गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला की स्थापना इनमें से किसने की? धर्मपाल ने। खूब पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। चलो, नालंदा की स्थापना किसने की? ये की थी कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने। और स्कंदगुप्त से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्या बात बताई थी? हूणों का आक्रमण हुआ, भीतरी स्तंभले किसका है? नालंदा कुमारगुप्त, और विक्रमशिला धर्मपाल। इसको भी याद रखोगे, ठीक। चलो, निम्नलिखित शासकों के कालक्रम अनुसार उन्हें संयोजित कीजिए। तो ये तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, सवाल ध्यान रख लो, अगर रिपीट हो तो गलत ना हो। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले यश आएगा और सबसे लास्ट में कीर्ति आएगी। बस मैंने ऐसे ही याद कर रखा है। कहां तक आप शासक रटोगे? शैतान सवाल है, ये पेपर में छोड़ के आने वाले सवाल हैं, है ना। लेकिन फिर भी सेम सवाल आ जाए तो ध्यान रहे। तो पहले यश आएगा, बाद में कीर्ति आएगी। यश के पीछे पीछे कीर्ति आ रही है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो यश सबसे पहले है इसमें, यानी 3 सबसे पहले होना चाहिए। ये गया, ये गया, और कीर्ति सबसे लास्ट में होनी चाहिए, 4, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आएगा धंग, धंग के बाद विद्याधर, और विद्याधर के बाद कीर्ति, ठीक है। तो इनको याद रखोगे। ये बेसिकली कुछ पल्लव शासक हैं, हाँ, ठीक है, उनका क्रोनोलॉजी पूछी गई है। टफ सवाल है, ऐसे सवाल छोड़ देने चाहिए क्योंकि इनके गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी पेपर में आपकी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसने आदि बराह की उपाधि ली थी? तो आदि बराह की उपाधि ली है मिहिर भोज ने, ठीक है। मिहिर भोज सबसे फेमस शासक हैं गुर्जर प्रतिहार के। नागभट्ट प्रथम जो हैं गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखोगे। फिर कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही का नाम था। इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता था, जैनुल आब्दीन को। और इसने बहुत सारी चीज़ों का जो है जजिया ख़त्म किया, गोहत्या प्रतिबंध किया। तो ये काफ़ी फेमस है जैनुल आब्दीन, या शाही खां इसका नाम है, बेसिकली जैनुल आब्दीन नाम है। और कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। संभवतः अंतिम सवाल, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान कोल उत्तर प्रदेश में तहसील है, बिल्कुल सी है। महोबा को महोत्सव नगर कहते थे, बिल्कुल ठीक है। महोदय श्री कन्नौज को कहते थे, बिल्कुल ठीक है। और जेजेक भुक्ति कौशाम्बी नहीं, जेजेक भुक्ति बुंदेलखंड वाला एरिया था, बुंदेलखंड वाला एरिया था। और जब जब मैं बुंदेलखंड बताता हूं तब तब बताता हूं 7 जिले, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल, झांसी और चित्रकूट मंडल। झांसी में झांसी, जालौन, ललितपुर। चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और बांदा, ये 4 ये, ठीक है। तो 7, तो इसको याद रखोगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार हमने एंशिएंट हिस्ट्री के, प्राचीन भारतीय इतिहास के आरओ में जो भी सवाल आए थे, आपकी कोर डिमांड थी तो मैंने पूरे करा दिए। ये क्लास पे अगर आप बढ़िया व्यूइंग देते हैं, बढ़िया कमेंट्स, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो लिखते हैं, और मुझसे क्या चाहते हैं वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए, तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। 12-14 क्लासें होंगी जिसमें सारे सब्जेक्ट विद मैथ रीजनिंग हम खत्म कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। इस समय मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। इस समय ये मत सोचिए कि नहीं जब भी सोने का मन करे लगे 2 पेज और, तब ये सोच के सो 2 पेज और। मैक्सिमम जितना रिवाइज कर लोगे, रिवीजन और प्रश्न प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रश्न प्रैक्टिस ही अंतिम समय में सफलता की कुंजी होते हैं। इन्हीं को लगाइए, इन्हीं का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी कोई समस्या आती हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मेरी टेलीग्राम आईडी है। कोई भी कैसी भी कोई भी समस्या आ रही हो, व्यक्तिगत रूप से परेशानी हो, कुछ नहीं, परेशान नहीं होना है, एग्जाम का दबाव नहीं लेना है, बढ़िया रिवीजन करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो अंत में बस वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक साझा जरूर कर दीजिएगा। आप चाहें तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, और आई दृष्टि में आपको कराऊंगा, सो नो नीड टू वरी, जस्ट चिल, आनंद लीजिए। चलिए मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।